कैसे हैं आप सभी का अपने स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड अंतरराष्ट्रीय संबंध से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वह प्रश्न जो कि आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं और आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज हम आपके देखने वाले अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो कि आपके सबसे छोटे प्रश्न होते हैं, दो लाइन के उत्तर होते हैं, वो प्रश्न हम देखने वाले हैं। प्रश्नों के साथ साथ इस बार हम उत्तर भी देखेंगे। आपके जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट निम्नतम प्रश्न बनते हैं आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध के, वो मैंने 2024-25 के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने वीडियो अपलोड पहले से ही कर दी है। बीए पार्ट थर्ड ईयर में जाकर आपको मिल जाएगा, 2024 डालेगा, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि विद्यार्थी बीए थर्ड ईयर में उनके लिए मैंने अपलोड कर रखी है पहले से ही। चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए पहले बता दूं, मैं ये जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इसके हम लेने वाले हैं 3 क्लास, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास रहने वाली है आपकी, और ऐसे ही हम 3 क्लास ले लेंगे, और 3 क्लास के अंदर हम देखेंगे 25 से 30 प्रश्न के एवरेज में, ठीक है। यानी कुल मिला के आपके 60 से 70 प्रश्न हम देखने वाले हैं, और इन्हीं में से परीक्षा में आपको सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके अति लघुत्तम रहने वाले हैं। छोटे वाले प्रश्न है वो इन्हीं में से आपको जो कि आपके 10 से 12 प्रश्न आते हैं, तो इनमें से आपको आराम से 8-10 प्रश्न को इन्हीं में से आप कवर कर लेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हमेशा आएंगे जो कि आपको कभी भी नहीं आएंगे और या फिर वो मिलेंगे ही नहीं आपको, ठीक है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले प्रश्न आता है हमारे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व कितने गुटों में विभाजित हुआ था और उनके नेता कौन थे, ठीक है। उन्हें बता दूं इसके जो निम्नतात्मक प्रश्न है वो मैंने पहले से बता दिए हैं कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अन्यथा प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था, जैसे कि आप सभी को पता है, पूंजीवाद और साम्यवाद गुट, ठीक है। जो कि आपको पता है एक तो थे आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए और सोवियत संघ, ठीक है, 2 गुटों में आपके बदल गया था। इस प्रकार साम्यवाद और पूंजीवाद के देशों में शीत युद्ध का आरंभ हो गया था। शीत युद्ध का प्रश्न आपका एक अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निम्नतात्मक तीनों प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं आपके शीत युद्ध को लेकर, ठीक है, क्योंकि शीत युद्ध आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। अगला देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई संधियों के 2 प्रमुख विशेषताएं क्या थी। प्रश्न अच्छा है। देखिए जहाँ यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके 25 प्रश्न देखने वाले हैं समथिंग। अगर इन 25 प्रश्नों में से आप 10 प्रश्न भी अगर आप याद कर जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको 2 से 3 प्रश्न यानी कि कम से कम 6 अंक आप इसी वीडियो के अंदर से, जो कि 5 से 6 मिनट की वीडियो रहने वाली है, इसमें से आप 5 से 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो सभी प्रश्नों को महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट ना हो, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। एक एक प्रश्न को जहाँ से आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर भी, अगर आप यहाँ पर याद नहीं हो पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ उनसे संबंधित प्रश्न आप अवश्य पढ़ के जाएगा। इन्हीं से रिलेटेड आपको निम्नतात्मक प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। और निम्नतात्मक प्रश्न मैं पुनः बता दूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो मैंने पहले से अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई संधियों के 2 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखिए इस शांति संधियों में विजेताओं ने पराजित राष्ट्रों को अपनी शर्तें मनवाने के लिए विवश किया। इन शांति संधियों में पराजित राष्ट्रों के प्रदेशों में काट छांट, उन पर युद्ध की क्षतिपूर्ति तथा उनकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति की कमी से संबंधित बातें प्रमुख थी। तो आपको ध्यान में रखनी है, और जो आप इसकी डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अन्यथा मैंने निम्नलिखित प्रश्नों में ये बात बताई हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न भी अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा होफमैन के शब्दों में, होफमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शास्त्र उन तत्वों, कारकों तथा कार्यकलापों का वर्णन करता है जो विश्व को विभिन्न भागों में बांटने वाले राज्यों की बाह्य नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। सिंपल से इसका छोटा सा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन 2 महाशक्तियों का जन्म हुआ था। जैसे मैंने पहले प्रश्न में देख लें, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। शीत युद्ध के प्रमुख साधन क्या हैं। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, शीत युद्ध के प्रमुख साधन है, पहला प्रचार, अपनी शक्ति का प्रदर्शन, कमजोर और अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक तथा अन्य सहायता देकर अपने गुट में शामिल करना। ये नीतियां थी शीत युद्ध की, जासूसी और कूटनीति, ठीक है। इन सब के आधार पर शीत युद्ध को जो मुख्य आधार थी शीत युद्ध की, वो ये सब थे, ठीक है। अगला देखिए, शीत युद्ध किसे कहते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, छपने की संभावनाएं फुल है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व के राष्ट्रों के मध्य वाद विवादों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारणों, भाषणों, आरोप प्रत्यारोप, कूटनीति चालों तथा सैनिक शक्ति के प्रसाद के द्वारा युद्ध के वातावरण का निर्माण कर लड़े जाने के वैचारिक तथा स्नायु युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। यानी डिटेल से पढ़ना चाहें तो आप मुझे को कमेंट करिएगा, शीत युद्ध को डिटेल से पढ़ेंगे। और निम्नलिखित प्रश्नों में मैंने इनको बताए रखा है थोड़ा बहुत, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
यहाँ पर हम इतनी ही चर्चा करेंगे इन प्रश्नों के बारे में। शीत युद्ध के 2 से 4 कारण लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न संदेह। दूसरा कारण था आपका युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। तीसरा था बर्लिन की नाकेबंदी। और चौथा था आपके अणु बम यानी परमाणु बम का आविष्कार। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि आपके शीत, अगर 2 प्रश्न पूछे तो सबसे पहले आपको बोलना है परमाणु बम के बारे में, अणु बम के आविष्कार के बारे में और बर्लिन की नाकेबंदी के बारे में। अगला देखिए देतांत सिद्धांत यानी जो तनाव शैथिल्य का अभिप्राय क्या है। तो देखिए देतांत का अर्थ है तनाव में कमी या शिथिलता। यह 2 राज्यों यानी महाशक्तियों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को प्रकट करता है। अच्छा प्रश्न है देतांत के बारे में, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए शीत युद्ध की समाप्ति किन 2 कारणों का उल्लेख करती है। एक सेकंड में इसको हाईलाइट कर देता हूँ। शीत युद्ध की समाप्ति किन 2 कारणों का उल्लेख करते। देखिए सोवियत संघ का विघटन और पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी सरकारों का ढह जाना तथा लोकतंत्र की बयान का बहन। ये दोनों कारण महत्वपूर्ण है, इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला देखिए आप नव व्यापार शीत युद्ध का या नव शीत युद्ध से क्या समझते हैं। ठीक है, नव व्यापार शीत युद्ध या नव शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। देखिए वर्तमान विश्व में विश्व बाजार में अमेरिका, चीन तथा यूरोपीय समुदाय के मध्य जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा व्याप्त है उन्हें ही नव व्यापार शीत युद्ध या नव शीत युद्ध कहते हैं। जो विद्यार्थी बी पार्ट थर्ड ईयर में है जिनके पास हिंदी साहित्य है उनके लिए मैंने डिटेल से एक फॉर्मेट बताया हुआ है किस प्रकार से आपको बनाना है। ये देखिए वो फॉर्मेट जिससे आप बीए पार्ट थर्ड ईयर विद्यार्थी के पास हिंदी साहित्य तो गद्यांश पद्यांश की व्याख्या कैसे करें। फॉर्मेट बहुत अच्छा है, काफ़ी प्यार भी मिला है आपका इस वीडियो के ऊपर। तो एक बार अवश्य विद्यार्थी देख लीजिएगा जो भी बीए पार्ट थर्ड ईयर में, और जो विद्यार्थी बीए पार्ट थर्ड ईयर में है और जिनके पास ज्योग्राफी है उनके लिए मैंने ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल डिटेल्स यहाँ पर बताई हुई है किस प्रकार से आपको बनानी है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण रहने वाले। आगे प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आता है हमारा नवीन शीत युद्ध की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए नवीन शीत युद्ध पहले शीत युद्ध की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है, इसे नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन है। दूसरा था नवीन शीत युद्ध द्विपक्षीय के स्थान पर त्रिपक्षीय था। ठीक है, ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। गुट निरपेक्ष मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो गुट निरपेक्षता को। ठीक है, इसका प्रश्न आपके 100% हर बार पूछने की संभावना है, 100 में से 200% होती है। गुट निरपेक्षता की नीति क्या है या फिर गुट निरपेक्ष क्या है, सिंपल सा बनता है, निबंधात्मक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो देखिए गुट निरपेक्ष नीति का अर्थ है शक्ति मूलक गुटीय राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व व सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नीति को अपनाना, चाहे वे राष्ट्र गुटबंद हो या गुट निरपेक्ष, जो कि अपने भारत ने नीति अपनाई थी गुट निरपेक्षता की। भाई ना तो हम अमेरिका के साथ है पूरी तरह से, ना रूस के साथ है, मतलब हमारी साथ दोनों के साथ है लेकिन हमारी दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है। ये होती है गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है, देखिए गुट निरपेक्षता आंदोलन की उपलब्धियां लिखिए। तो देखिए गुट निरपेक्षता दोनों गुटों द्वारा मान्यता है। विश्व राजनीति में संघर्षों का टालना, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणित होने से रोकना। सबसे महत्वपूर्ण बात है शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणित होने से रोकना। अगला देखिए निशस्त्रीकरण, ठीक है, और अस्त्र नियंत्रण में की दशा में प्रगति, यानी कि निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण में प्रगति यानी उसकी रोकने के लिए। ठीक है, और अगला है बिंदु विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण करना। ये आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धि थी कि हाँ भाई दोनों लड़ना बंद करो और इनका पालन करो। आगे देखिए गुट निरपेक्षता की नीति की 2 विशेषताएं लिखी। तो देखिए गुट निरपेक्षता साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य विरोधी नीति है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अथवा समस्या पर उनके गुणों के आधार पर स्वतंत्रता एवं ईमानदारी से विचार करते हुए निर्णय लेने या निर्णय न लेने की इच्छा व योग्यता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब आप गुट निरपेक्षता का निबंधात्मक प्रश्न पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, तो आपको यहाँ पर छोटी छोटी टुकड़ों में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे भी आपको गुट निरपेक्षता का प्रश्न परीक्षा में जाने से पहले वैसे पढ़ के जाना है, प्रश्न नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है गुट निरपेक्षता का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के रूप में मुख्य कर्णधार की भूमिका कौन थे और उसके क्या नाम है आपको बताना है। तो देखिए नाम के कर्णधार पहले थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे आपके मार्शल टीटो और तीसरे नासिर। ठीक है, तीनों के नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला देखिए गुट निरपेक्षता का अंतिम लक्ष्य क्या था। तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य मुख्यतः विउपनिवेशीकरण, विकास, निशस्त्रीकरण, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, देतांत, लोकतंत्रीकरण और न्याय संगत विश्व से था आपके गुट निरपेक्षता का अंतिम लक्ष्य। काफ़ी विद्यार्थी
वीडियोस देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मोस्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। मान लीजिए हाँ, आपके जो छोटे वाले प्रश्न है ये मिलने की संभावनाएं थोड़ी कम होती है, लेकिन जो आपके निम्नतम प्रश्न जो कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा 10 से 12 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट की मैंने बता रखे हैं यहाँ पर, बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड। और काफ़ी विद्यार्थी कमेंट भी होती है, हाँ सर सेम प्रश्न मिल गए, सर मैं पास भी हो गया। जो आपके 10 पर 10 का मैंने फॉर्मेट बताया था उसमें भी काफ़ी विद्यार्थी पास हुए, मुझको बहुत सारी कमेंट आई थी। पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो विद्यार्थी हमारी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब चैनल पर, उनमें से बहुत कम यानी कि सिर्फ 90 यानी 10% विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब कर रखा है, 90 विद्यार्थी सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ, तो वो आपको सन ध्यान रखनी है 1916 और स्थान है आपका बेलग्राद। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, छोटा सा था फैक्ट क्वेश्चन था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने की कोई 2 योग्यताएं बताएं, तो ठीक है, स्वाधीनता नीति का अनुसरण करना और दूसरा था आपका निरंतर राष्ट्रीयता स्वाधीनता के लिए आंदोलन का समर्थन देना। ये आपके 2 मुख्य कारण है, दोबारा सुन लीजिए, स्वाधीनता नीति का अनुसरण और निरंतर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आंदोलन का समर्थन। अगर आप देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के लिए प्रमुख अयोग्य क्या है, पहले पूछा था योग्य क्या है, अब पूछ रहा है अयोग्य क्या है। तो देखिए किसी रूप में शक्ति शिविर या सैनिक संधि से संबंधिता गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के लिए अयोग्य है। जो आपका नाटो था, नाटो से अगर किसी ने संबंध बनाया तो वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के लिए प्रमुख अयोग्य रहेगा। ये इसका सिंपल सा उत्तर है कि किसी भी रूप में शक्ति शिविर या सैन्य संधि से संबंधिता यानी समझौता किया तो वो अयोग्य कहलाएगा। अगला देखिए आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। आता है प्रश्न, आपकी संभावनाएं बनती हैं जब टिप्पणी वाले आपके प्रश्न आते हैं कि निम्न पर किन्हीं 2 बिंदुओं पर टिप्पणी कीजिए, तो वहाँ पर आपको आतंकवाद, गुटनिरपेक्षता, शीत युद्ध ऐसे टॉपिक देखने को मिलते हैं। देखिए तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अनुसार। अगर ये नाम ध्यान ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा उत्तर ध्यान रखिएगा। राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा या भय का उपयोग करना आतंकवाद कहलाता है। ये इसका 2 नंबर का प्रश्न आए तो आपको उत्तर लिखना है, बाद बाकी इसकी परिभाषा बहुत लंबी रहने वाली है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है विवेचन कीजिए। देखिए जब आतंकवादी विश्व के विभिन्न देशों के संगठित होकर अपने राजनीतिक धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा, सामूहिक हत्याएं, मतलब बम विस्फोट, विमान अपहरण और भी प्रमुख व्यक्तियों का अपहरण आदि आतंकवादी क्रियाएं करते हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की और मोस्ट वीडियोज़ के लिए। और पुनः बता दूं वीडियो को एंड होने से पहले कि जो विद्यार्थी इसके निम्नतम प्रश्न देखने वाले हैं, जैसे ये पढ़ के जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन निम्नतम प्रश्न अवश्य पढ़ के जाएगा। वो 10 से 12 प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं निम्नतम प्रश्न उन्हीं में से आ जाएंगे, आप आसानी से पास हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आणविक अप्रसार संधि क्या है। ठीक है, तो देखिए सन 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन में मिलकर अन्य देशों के साथ आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि परमाणु संपन्न राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने की किसी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। जो आपके परमाणु बम की बात है वो है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए छोटा सा प्रश्न है आपके, नाफ्टा क्या है। ठीक है, नाफ्टा का पूरा शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है आपके नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, सिंपल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तुम्हारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। तो देखिए अमेरिका के नेतृत्व कमान में बहुराष्ट्रीय सेनाओं द्वारा 1991 में इराक के विरुद्ध छेड़ा गया सैनिक अभियान ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए हेब्रोन समझौता किसने व कब किया। तो हेब्रोन समझौता फिलिस्तीन और इजराइल के ने जनवरी 1997 में किया था। तो ये कुल मिला के आपके 25% इस वीडियो में हम देखने लें और सेकंड पार्ट में हम इसके और 25% देख लेंगे। 3 पार्ट इसमें हम इसके वीडियो के बनाने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और भी बहुत सारी मोस्ट वीडियोज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। बीए पार्ट थ्योरी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है, बीए पार्ट हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, आपके पॉलिटिकल के हैं, हिस्ट्री के हैं, समझो आपके सोशोलॉजी के हैं, सभी के मोस्ट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।